So, you all are from Polytechnic? Yes. Engineering field? Yes. And various branches? Okay. Mechanical से कौन है? Okay. ठीक है. इंजीनियरिंग का इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है, बिकॉज विदाउट इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इज़ यूजलेस, है ना. और चूँकि हम बात करते हैं आपके टेक्निकल फील्ड की, तो कुछ लोग टेक्निकल फील्ड में जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, कोई कंपनी में जाते हैं, तो वो भी किसी न किसी के द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ होता है, ठीक है ना. और कुछ अपना वेंचर लगाते हैं, जो कहते हैं कि हम किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, हम अपने बॉस खुद होंगे, है ना, एंटरप्रेन्योर. और चूँकि एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर दीज डेज. पहले भी हुआ करता था, लेकिन पहले जो होता था उसका एक लिमिटेशंस होती थी, एक जो फील्ड होता था वो लिमिटेड होता था. उसका कारण क्या होता था? चूँकि हमको किसी भी स्केल, चूँकि आज मेरा टॉपिक जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में है, तो ऑब्वियसली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम मतलब कि उसके इम्पोर्टेंस की हम बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक आप लोगों के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है. सही है. तो जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, और चूँकि आजकल तो उसको एक नया नाम दे दिया गया है, स्टार्टअप्स, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड के हो, और आईआईटीएंस में से तो बहुत जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना खुद का ही एक उनमें वहाँ 4 साल पढ़ने के बाद में एक भावना आ जाती है कि हमको कुछ न कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपना एक प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करना है. और वो जो स्टार्टअप्स होते हैं वो कोई बिग वेंचर्स नहीं होते, वो शुरुआत छोटे से होता है ना. तो चूँकि हम अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, समथिंग इवन 80s और 90s तक, है ना, 91 के बाद में जो रूप चेंज हुआ, जो प्रारूप चेंज हुआ इंडियन इकोनॉमी का, तो उससे पहले अगर हम ले लें उस चीज़ को, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे भावनाएं तो होती थी, लेकिन उस भावना को मूर्त रूप देना या प्रैक्टिकल या अप्लाइड करना बहुत मुश्किल होता था. कि अगर सपोज़ एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से एक स्टूडेंट निकला है, तो यहाँ पे भी इतना मीन्स हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, हम अपने देश के लिए, हम अपने जोधपुर के लिए, या कहीं से भी वो लोग आते हैं तो वो सोचते हैं कि हम हमारे एरिया को डेवलप करना चाहेंगे, प्लस हम एक ऐसा वेंचर इस्टेब्लिश करते हैं जिससे लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को या सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी प्लस द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री प्लस उसका खुद का, है ना. कि भाई कहीं जॉब करेंगे तो हमको एक लिमिटेड सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर बिज़नेस हमने अच्छा इनोवेटिव आइडिया सोच के अगर किसी बिज़नेस को सेटअप किया है, तो हमको आने वाले टाइम में, शुरुआत में तो उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी. एंटरप्रेन्योर जो है उसका जो डेफिनेशन है वही यही कहलाता है कि अ पर्सन who establish a business with taking what? हाँ, उसके अंदर भी एक हम वर्ड और यूज़ करते हैं, बिकॉज यू टेक्निकल पर्सन्स आर वेरी स्मार्ट. नो, कैलकुलेटेड रिस्क. हाँ, वाई इट इज़ यूज्ड कैलकुलेटेड, है ना. कैलकुलेटेड का मतलब है कि उनको पता है कि जब वो किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हेल्प करने जाएंगे तो उनको मालूम है कि हमको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करना होगा. सही है. और सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर जो होगा वो हर तरह की रिस्क को उठाने के लिए
तैयार रहेगा, ही इज़ रेडी टू टेक ऑल द रिस्क, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो HR वाली हो, चाहे प्रोडक्शन की हो, वॉट एवर इट इज़, है ना। और कैलकुलेटेड का मतलब है कि जब भी वो किसी वेंचर को स्टार्ट करेगा तो उसके सामने एक प्रोजेक्ट होगा और उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को वह पहले बनाएगा कि जो भी प्रोजेक्ट वो करने जा रहा है या वो अकेले भी कर सकते हैं और वो पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। सही है। तो हम जब बात करते हैं कि पार्टनरशिप या अकेले की या बहुत सारे 4 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 2 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जिनका जो प्रॉफिट होगा वो डिसाइडेड होगा, 50-50 होगा, 60-40 होगा अगर 2 जने हैं तो, और अगर 4 जने हैं तो उसमें डिवीज़न होगा कि किसका कितना, है ना। अगर 2 पार्टनर्स हैं उसमें से एक को टेक्निकल नॉलेज है और दूसरे के पास कैपिटल है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है वो, तो दे कैन टेक द रिस्क एंड स्टार्ट द वेंचर, एस्टैब्लिश द बिजनेस। अब मैं जो यूज़ कर रही हूँ कैपिटल, तो कैपिटल को हम कहते हैं कि एक डिग्री होल्डर जिसके पास कैपिटल नहीं है, सही है, ताकत तो बहुत कुछ करने की है बट पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन उस कैपिटल को अरेंज कहीं से भी किया जा सकता है। अब ये नहीं है कि हम हायर इंटरेस्ट रेट पे कैपिटल को गेन करेंगे, है ना, तो वो स्टडी करेगा कि हमको कहाँ कहाँ से नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे हमको कैपिटल प्रोवाइड हो सकती है। तो अगर बैंक से लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, किसी और से उधार लेगा तब भी। तो ऐसे वेंचर को इस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए जाते हैं। आप सभी लोग राजस्थान से है ना? ओहो, माय सन इज़ देयर, ही इज़ डूइंग IIT फ्रॉम देयर। तो कानपुर का KFC हो जाएगा, या आपका यूपी है तो UFC हो जाएगा, है ना, क्योंकि यूपी स्टेट है और राजस्थान इज़ द स्टेट। तो यहाँ पे RFC नाम सुना, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और RICO, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RICO? राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जो क्या प्रोवाइड करता है? रिको लोन देता है, यस, लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? इंडस्ट्रियल जो एरिया होगा उसको एस्टैब्लिश करना। और रिको चूँकि गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो लैंड को प्रोवाइड करवाएगा, और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो भी रिको के द्वारा एस्टैब्लिश होगी, ठीक है। और RFC जो होगा वह लोन प्रोवाइड करेगा। चूँकि हम स्मॉल स्केल की और कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो समय समय पे इसकी डेफिनेशंस चेंज हुई है। अभी जो डेफिनेशन है, चूँकि पहले तो होता था कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेबर्स काम कर रहे हैं, आज की डेफिनेशन में है कि कितने एम्प्लॉयज़ नहीं, कितना मॉनेटरी चाहिए, किसके अंदर, फिक्स्ड एसेट्स। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती है जो मैंने पहले बताई थी, फिक्स्ड कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल, या फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? सेटअप किसका? Two words are there, one is plant and one is machinery. तो प्लांट और मशीनरी के अंदर 1 करोड़ तक, कितना फिक्स्ड एसेट्स जो हैं प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर होगा, दैट विल बी कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, नॉट मोर देन 1 करोड़, ठीक है। अब ये 1 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको कहाँ से लिया जाएगा? फ्रॉम द फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। RFC भी होता है, एक होता है
इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ये क्या बोलते हैं, क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट, और एक होता है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे, और चूँकि हम कॉटेज इंडस्ट्री की बात करेंगे तो कॉटेज इंडस्ट्री में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, वो हमको कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं, या फॉरेन कैपिटल, यानी कि हमारा जो आइडिया है वह या उस वेंचर के अंदर या उस प्लांट के अंदर हमको इंडिया के अंदर मशीनरी अवेलेबल नहीं है, तो फॉरेन से मशीनरी की अवेलेबिलिटी को कुछ स्टेट पे या जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन लेवल पे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर की या किसी भी जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है उनकी हेल्प करते हैं। जैसे DIC नाम सुना होगा, DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, यस, DIC, हाँ, जिला उद्योग केंद्र, है ना, जोधपुर में भी बना हुआ है, आप कहीं से भी हैं वहाँ सब जगह बने हुए होते हैं। तो वहाँ के जो लोकल एरियाज़ के अंदर जो DICs होते हैं और उस लोकल एरिया की जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनको ग्रैब करके और उनका कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। सही है। जैसे हम अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में सलावास करके एक गाँव है जहाँ पे दरियों का प्रोडक्शन होता है जो वर्ल्ड फेमस है। तो हर एक रीजन की एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे सहारनपुर है तो वहाँ पे बैम्बू के जो फर्नीचर्स होते हैं या जो हाँ वुड, यस, वुडन इंडस्ट्री, या इंडिया के अंदर अगर हम क्या हुआ, ओके 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 ओके, जैसे हम फ़िरोज़ाबाद की बात करते हैं तो फ़िरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियाँ, कांच के कुछ भी मतलब आपका डेकोरेटिव आइटम हो सकता है, जो ग्लासेस होते हैं ये सब होते हैं। तो कैसे, कहाँ पे, तो हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो सब जगह एक जैसे नहीं है। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है ना। कुछ कुछ एरियाज है जहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो कोई एरिया एग्रीकल्चरल अबेंडेंट एरिया है, कुछ कहीं पे इंडस्ट्रीज़ हो सकती है, कहीं पे मिनरल्स हो सकते हैं। मिनरल रिच, हमारा राजस्थान मिनरल रिच है, तो वहाँ पे माइनिंग का काम हो सकता है। तो हम जो चीज़ की बात करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन की, कहाँ पे कौन से किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, तो हम जैसे धनबाद में कोल माइंस हैं तो जो भी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ होंगी वो वहाँ पे इस्टेब्लिश होगी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम, जैसे महाराष्ट्र और यूपी में गन्ना होता है तो शुगर इंडस्ट्रीज़ वहीं होगी। पेपर इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे होगी, तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश होगी जहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी, है ना। चूँकि हम कहते हैं कि किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। कैपिटल भी होता है, रॉ मटेरियल भी होता है, लेबर्स भी अवेलेबल होने चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज भी होने चाहिए। क्लियर। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में वैसे क्या इस हिसाब से पर डिफरेंशिएट, यस यस, नाम से जो वहीं बात कर रही हूँ। जैसे हम कहते हैं कि दरी उद्योग, तो दरी उद्योग किस में आया, कॉटेज में आया। तो कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है कि एक छत के नीचे परिवार के लोग मिलके किसी भी बिजनेस को सेट करते हैं। सही है। अब उसके अंदर अगर पापड़ खींचिए बढ़िया तो वो कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं आएगा, वो गृह उद्योग हो जाएगा। ठीक है। कॉटेज मीन्स कि जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके, जैसे जयपुर की ब्लू पॉटरी, तो वो एक तरह से अगर वो एक ही छत के नीचे कम लेबर्स के बीच में आ रही है और जिसका इन्वेस्टमेंट, रंगाई छपाई का काम है ये रंगाई छपाई तो स्मॉल स्केल में आएगा। ये बाढ़ में तो चद्दरें, हाँ, वो जो ब्लॉक प्रिंट्स जो करते हैं, अगर वो घर के अंदर या परिवार के व्यक्ति मिलके कर रहे हैं या आसपास के लोग, कुछ लोग, है ना, और जिसमें कैपिटल, जैसे मैंने कहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्लांट और मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होना चाहिए, तो कॉटेज इंडस्ट्री में उससे कम होगा।
गृह उद्योग इज कॉल्ड टाइनी इंडस्ट्री, जिसमें बहुत कम पैसों का इन्वेस्टमेंट होता है, 1 लाख से लेके 10 लाख तक। सबसे छोटा गृह उद्योग होता है, उसके बाद कॉटेज है ना, टाइनी इंडस्ट्रीज, देन कॉटेज इंडस्ट्रीज, देन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देन मीडियम स्केल, देन लार्ज स्केल। और एक वर्ड होता है एंसिलरीज इंडस्ट्रीज। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जो उसकी सहायता असिस्ट करती हैं, एसोसिएटेड होती हैं, एंशियल। तो उसका भी एक डेफिनेशन है। वैसे तो जैसे मेरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो मैंने किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया और उसको बिग जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेल कर दिया, ठीक है, वो एंसिलरी इंडस्ट्री नहीं कहलाएगी, वो स्मॉल स्केल ही कहलाएगी। एंसिलरी में होगा कि प्लांट और मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लस उसका 50%, कितना, 50% प्रोडक्शन एक ही कंपनी के लिए कंपलसरी होगा। जैसे MRF टायर्स है ना, तो MRF टायर अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है तो वह एंसिलरी होगा। तो एंसिलरी का मतलब है कि वो अपने प्रोडक्शन का 50% किसी एक ही कंपनी को देगा। और आजकल तो क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर उनके पास पैसा है, कैपिटल जो एक्स्ट्रा है, तो वह अपनी एंसिलरी इंडस्ट्री को भी खोल लेते हैं। सही है। तो बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज होती है जो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए काम करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एंसिलरीज इंडस्ट्रीज। तो हम इसको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कहते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज हमारे सामने है, टाटा, बिरला, रिलायंस, मित्तल की फैम है जो, है ना। तो कहने का मतलब है कि लार्ज और मीडियम में भी प्लांट और मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके रूप में हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। मीडियम में नॉट एक्सीड देन 10 करोड़ और आफ्टर 10 करोड़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। क्लियर। अब चूंकि हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, तो हम कहते हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहली बात, पूरे देश में आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर जो कहते हैं ना लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, उससे पहले चूँकि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, तो हम इंडस्ट्रीज़ को एस्टैब्लिश करने में सक्षम नहीं थे। वो लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल हमारे यहाँ से ले जाके और फिनिश्ड गुड्स वहाँ बना के और हम ही को हमारा ही माल बहुत ज़्यादा अधिक दामों में बेचते थे। 1 रुपये में लेके हमें 100 रुपये में वापस दे देते थे। हाँ बिल्कुल। पेन चाहिए, ले लो ले लो ले लो, ये लो। अरे मैं दे रहा हूँ, ये पता। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे सामने चुनौतियां आई, किसकी, कि जो भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना है उसको कौन करेगा। उस समय तक तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ही काम कर पा रहे थे, तो सरकार ही उन बड़े बड़े उद्योगों को लगा रही थी। ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा, तो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ का एस्टेब्लिशमेंट, भेल, सेल, व्हाटएवर, ONGC और ये बाद में आया। लेकिन उस समय हम कहते हैं कि अगर किसी भी देश को डेवलप करना है तो वहाँ के जो आधारभूत उद्योग है, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है, जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, उसका एस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी है। गृह उद्योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होम इंडस्ट्रीज। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत में आयरन, स्टील और जो केमिकल्स और जो मिनरल इंडस्ट्रीज और रेलवेज और जो इलेक्ट्रिसिटी, इनके एस्टेब्लिशमेंट हुए गवर्नमेंट के द्वारा। कल हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, तब ये चीज़ें आएगी। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत में हमको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाने की आवश्यकता थी। गवर्नमेंट ने लगाया, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा हम कितना खर्च करेंगे, हमारे पास इतना फंड नहीं है। तब ये लोग आए, कौन, टाटा, बिरला, अंबानी तो बाद में आए। लेकिन उस समय क्या था, सिंघानिया और भी कुछ थे, तो डालमिया। तो क्या हुआ
उनको ही बैंक लोन देती थी, क्योंकि उस समय तक बैंक्स का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। और नेशनलाइजेशन नहीं होने के कारण जो बैंक्स है वो आम आदमी को लोन तो देने के लिए काबिल ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ उन जो उद्योगपति जो बड़े बड़े थे उनको देती थी, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उस समय गवर्नमेंट ने इतना चीज़ नहीं कही कि सर्वांगीण विकास हो, सब जगह विकास हो। तो उस समय जो कुछ उद्योगपति थे जिनके हाथों में पूरी इकोनॉमिक पावर जिसको बोलते हैं, तो कुछ हाथों में, कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में ही पूरी इकोनॉमिक पावर होने के कारण से कुछ समय तक तो वह फेवरेबल रहा। उसके बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, अगर इन लोगों के हाथों में ही पूरी सत्ता रही तो जो वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। अमीर बहुत अमीर हो जाएंगे और गरीब बहुत गरीब हो जाएंगे। अभी भी है, लेकिन अभी इतना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो कुछ स्टेप्स हैं उसके कारण से जो आम आदमी है वो भी किसी न किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए तैयार हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट गिव्स देम द फाइनेंशियल, एक वर्ड आता है सीड मनी। व्हाट डू यू मीन बाय सीड मनी? इनिशियली मतलब किसी को बीज जैसे डेवलपमेंट करते हैं वैसे यस, है ना। यू ऑल आर इंजीनियर्स, तो आपको पता होता है सीड मनी यानी कि अगर मेरी पॉकेट में पैसा नहीं है बट आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन इनोवेटिव आइडिया, तो मैं अगर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी तो मुझे गवर्नमेंट सीड मनी देगी और उस सीड मनी को हमें वापस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको लेके भाग जाएंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे, है ना। तो कुछ हद तक गवर्नमेंट अपना एक नॉमिनल रेस्ट्रिक्शन रखती है जिसके कारण से वो व्यक्ति काम करता है। सीड मनी हुआ, और एक चीज़ होती है इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्यूबेशन पीरियड? किसी को जैसे चाइल्ड होता है शिशु, तो उसको बड़ा होने में थोड़ा सा ट्रेनिंग करने में टाइम लगता है। यस, परिपक्वता, है ना, मैच्योरिटी। तो जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको हेल्प करते हैं। आजकल तो हाँ, जो डे टू डे जो एक्सपेंसेस हैं, अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, चूँकि हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल और वेरिएबल कैपिटल, तो वेरिएबल कैपिटल में क्या आएगा, डे टू डे जो एक्सपेंडिचर्स होंगे, डे टू डे एक्सपेंडिचर्स, चाहे वो वेजेस के रूप में हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी या पावर या फ्यूल या ट्रांसपोर्टेशन व्हाटएवर, अगर उसको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम जब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की, तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में जो पूंजी लगी है तो इनकम तो नीचे होगी और कॉस्ट ऊपर होगी। तभी हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर की जो एक खासियत होती है, जो एक गुण होता है, वो ये होता है कि अगर उसको नुकसान हो रहा है तो वह मैदान छोड़ के नहीं भागता। उसको पता है कि आज नहीं तो कल मैं उस चीज़ को अचीव करूँगा जिसके लिए मैंने ये वेंचर को लगाया है ना। इसलिए उसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो, दूरदृष्टि, पक्का इरादा। पक्का इरादा यानी कहीं नहीं जाना। दूरदृष्टि मतलब कि जो भी प्रोडक्ट को उसने सोचा है वह आने वाले 20 सालों तक कितना चलेगा। सही है, पानी का बुलबुला तो नहीं है कि अभी लगाया और अभी फूट गया और सब खत्म हो गया। तो जिस चीज़ को वो सोच समझ के उसने आने वाले फ्यूचर को देखते हुए उस चीज़ को इस्टेब्लिश किया। फिर राइवल्स, वो ये भी देखेगा कि मार्केट में मेरे कितने राइवल्स हैं, मोनोपोली है या परफेक्ट कंपटीशन है। चूँकि मैंने परफेक्ट मार्केट भी पढ़ाए थे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, कोलिजन भी हो जाता है। ओलिगोपोली में कुछ लोग मिल के और उस चीज़ का सेटअप तो अलग अलग होता है, बट वो कहते हैं कि हम नेम्स अलग रखेंगे, ब्रांड्स अलग रखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट वही होगा। जैसे ओपेक कंट्रीज आर द टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। ओपेक कंट्रीज कौन कौन से हैं? ऑयल प्रोड्यूसिंग जो यस, है ना। ये रशिया कहाँ है? अरब कंट्रीज, यस, अरब कंट्रीज। और कुछ समय बाद हमारा बाड़मेर भी आ सकता है, लेकिन हम इतने, क्योंकि देखो हमको पता था कि हमारे इस एरिए में तेल है,
लेकिन यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इतनी सुविधाएं है ही नहीं, लोग करते ही नहीं है। आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाओ, है ना, हम R&D की बात करते हैं तो एप्पल का फ़ोन तो R&D तो किया अमेरिका ने, और हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम खुश हैं। वी आर हैप्पी दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल दीज थिंग्स। कार्स जो R&D वहाँ होती है तो मैक्सिमम प्रॉफिट का हिस्सा तो वहाँ जाता है और हम थोड़े में ही खुश हैं। तो क्यों ना हम ये सोचें कि हमारे देश के अंदर ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, लेकिन अभी ये भावना अभी तक नहीं जागृत हुई है। हम यूनिट्स खोल देंगे, इंडस्ट्रीज़ खोल देंगे, बट ये नहीं कि हम इनोवेटिव आइडियाज़ लेके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुख सुविधाएं कम है, गवर्नमेंट भी R&D को इतना प्रमोट नहीं कर रही। सोच भी तो हमारी ऐसी है, संतोषी सदा सुखी, सोच से अपने रखते हैं, जो मिल रहा है बढ़िया है। और क्या, है ना। और बातों में यही तो कहते हैं, दाल रोटी मिल रही है, कोई पूछता भी है कैसा चल रहा है दाल रोटी। मैम रिसर्च के लिए एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती यस, वही तो कह रही हूँ मैं, वो यहाँ पे इंडिया में हम इतना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन। अगर सब लोग रिसर्च पे आ जाएंगे तो सुबह की दाल रोटी वो भी नहीं खा पाएंगे। बिल्कुल। तो जो आपको डेली लाइफ चलानी है उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं अर्न तो करना ही पड़ेगा। रिसर्च एक लॉन्ग टर्म है और जिस रिसर्च के लिए जा रहे हैं वो जरूरी नहीं सक्सेसफुल हो, वो फेलियर भी हो सकता है। यस बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ, हाँ मैं तो कहती हूँ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने जा रहा है प्रोडक्शन तक पहुँच गया, लेकिन क्या हुआ अगर पार्टनरशिप है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक का माइंड और दूसरे का पैसा। अब वो जो पैसा वाला कहेगा अरे मैंने तो पैसा लगाया, इसने क्या किया, भगाओ इसको, हटाओ इसको, है ना। और ये मेरे घर के अंदर हुआ है ना। मेरे भाई साहब ने MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से 89-90 में ग्रेजुएशन किया, ठीक है, और उनके दिमाग में वो जज्बा था कि मैं कुछ करूँगा। और ये जो बाबा बेयरिंग्स और बॉल बेयरिंग्स वाले हैं ना जोधपुर के अंदर, कंसारा बेयरिंग्स वाले, तो वो पापा के यहाँ हमारे आते जाते रहते थे। तो उन्होंने एक दिन रात में बैठे और डिस्कशन हुआ और उन्होंने चैलेंज कर दिया, मेरे भैया को चैलेंज कर दिया कि मुझे तू एस्टेब्लिश करके दिखा दे। तो ठीक है, अब कुछ ना कुछ तो चैलेंज आया ना, उनके दिमाग में तो था मुझे कुछ करना है। और फिर जब चैलेंज आया तब उन्होंने, आप देखिए मैंने आंखों से देखा है ये सारी चीज़ जो मैंने कहा ना, RFC के पास गए, रिको के पास गए, एप्लीकेशंस लिखते थे, जिसके पास पैसा था उसको 2 लाइन लिखनी नहीं आती थी, ठीक है। तो जब आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो उसको कन्विंस करना ज़रूरी होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद में उनको लोन सैंक्शन हुआ, और लोन में भी क्या हुआ कि आपने सपने तो देखे बड़े बड़े, और 89-90 के अंदर आप जब ग्रेजुएट करके बाहर निकले तो थोड़ा समय बाद उन्होंने कुछ कंसल्टेंसी का काम किया था। फिर उसके बाद में उनको लगा कि नहीं मैं अपना कुछ करूँगा, और तब क्या हुआ, लोन सैंक्शन होने में टाइम लग गया कि आपका लैंड रिको ने दे दिया, आपने बिल्डिंग को बनाना शुरू कर दिया है ना, और आपका लोन सैंक्शन नहीं हो रहा तो पैसा कहाँ से आएगा। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोन सैंक्शन टाइमली नहीं होता, लेकिन आपका तो समय जा रहा है, सही है। चूँकि अब कहते हैं ना कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको सब कुछ मिल जाता है। तो माय फादर इज़ द लीडर, और कांग्रेस लीडर, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और उन्हीं के, और मतलब आप जब लीडर बनते हो तो आपके रिलेशंस आपको बनाने होते हैं, और वो रिलेशंस कब काम आते हैं ये किसी को कुछ नहीं पता, है ना। तो यहाँ पे वो रिलेशन काम आए, और NK बैरवा कोटा के वो ये मिनिस्टर थे, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, तो पापा ने उनसे बात करी और उन्होंने लोन सैंक्शन करवाया। पहले तो भाई साहब ने बोला ही नहीं कि कुछ ऐसा कि हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, फिर जब कहते हैं ना बातचीत होती है तब कहीं डिस्कशन होता है ना। और बातचीत इसलिए नहीं होती थी कि भाई साहब के तो ख्वाब ऊंचे थे और माय फादर वाज बैंकर, है ना। तो उन्होंने कहा यार क्या है तेरे, तू कहाँ ये इनकी बराबरी करेगा, इनका तो बहुत सारा है और तुम कहाँ हो, तुम कहीं स्टैंड नहीं रखते हो। तो फिर उन्होंने बोला नहीं मैं तो करूँगा, और उन्होंने प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ, लोन सैंक्शन हुआ। लोन सैंक्शन होने के बाद में अब आप देखिए जिसने चैलेंज किया उसने जो मशीन्स होती है ना, लेथ मशीन्स और हेडर्स एंड ऑल दीज, है ना, अब जो हेडर सप्लाई करने वाला था वो पंजाबी था, सरदार जी थे, ठीक है। अब जो कंसारा बेरिंग्स वालों ने बोल दिया कि इसके हेडर को सप्लाई करने में समय लगा दो,
पहले तो लोन देने में समय लगा, फिर उसके बाद में मशीनरी सेटअप करने में समय लग गया। तो हमारे भाई साहब ने, क्योंकि ही वॉज़ वेरी पोलाइट, और उन जो पिताजी का गुण था ना कि भाई है ना किसी से बातचीत करना और एरोगेंट नहीं होना और किसी से मीन्स अपनी, तो वो तो भाई साहब पहुँच गए पंजाब पहुँच के, और ना उसी सरदार जी के घर में भी रहे और बोला कि मैं तो जब तक हेडर मुझे नहीं दोगे आप तब तक मैं यहीं हूँ। तो बोले अभी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ फैक्ट्री में चलूँगा। वो लेकर आए, सप्लाई करने के बाद में यहाँ आए और उन्होंने सब कुछ सेट किया, ठीक है। लेकिन एक होता है ना समय टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि आपका लोन सेंक्शन हो चुका है, आपका इंटरेस्ट जा रहा है, बट प्रोडक्शन नहीं हो रहा। सही है, 6 साल लगे, कितना 6 years मतलब प्रोडक्शन आने में, ठीक है। सब कुछ हो गया। अब जो पार्टनर था उसके मन में लालच आ गया, बोले हमको सब कुछ मिल गया, है ना, नींव से लेके प्रोडक्शन शुरू हो गया और जो क्वालिटी है वो भी आ गई, जो छर्रे थे, जो बेरिंग्स थे वो भी आ गए। अब उन्होंने कहा कि अब इसको किस प्रकार से बाहर किया जाए। तो हाँ, हमारे जो मेंटल लेवल को बहुत कारणों से हर्ट किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, यार छोड़ो, है ना। तो इतना मेंटल टॉर्चर किया गया कि उस व्यक्ति ने बोला कि छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा कि जो मेरा पैसा बनता है वो पैसा तो मुझे दे दो, और चूंकि उनके पास बहुत पैसा था तो बोले ले जा, हम अब मज़े करेंगे, ठीक है। लिटरली विदिन 1 year वो फैक्ट्री बंद हो गई, ताला लग गया, बिकॉज टेक्निकल नॉलेज वाला तो बाहर चला गया, खाली पैसों से कुछ नहीं होता, है ना, बंद हो गया। और ऐसी बहुत सारी यूनिट्स थी जो जोधपुर में शुरुआत होती है, लेकिन उसको चलाने के लिए प्रॉपर कैपेबिलिटी नहीं होने के कारण से वो इकाइयाँ बीमार हो जाती है, या तो उसको कोई टेक ओवर कर लेता है या फिर ताले फिर वापस RFC, तो नुकसान भी होता है, गवर्नमेंट के पैसों का भी नुकसान होता है ना। फिर उसके बाद में आप देखिए, क्योंकि उनमें एंटरप्रेन्योरशिप का गुण था, उनमें जुनून था, और आज भी हम उनमें जुनून देखते हैं। ही इज़ 56 बट जुनून इतना है कि मतलब वो मेरे बेटे को कहते हैं जो IIT में पढ़ रहा है, बोले ये तुम लोग क्या हो, जुनून के साथ काम करो, अगर किसी को काम करना है तो उसमें पूरा अपनी जान झोंक दो, है ना, फूंक दो अपने आप को, तब कहीं जाके आएंगे। तो यहाँ फेल हुए। फिर उसके बाद में अहमदाबाद में मरडिया केमिकल्स करके है, अभी तो है या नहीं मुझे नहीं पता। तो इन द ईयर ऑफ, क्योंकि 6 साल लग गए थे 90 से 96, अब 96 में शादी हुई, तो शादी में ये सोचा कि भाई है ना सब कुछ सही है। उसके बाद में इन लोगों ने धोखा दिया, तो अब जब बीवी आई तो बोले क्या कर रहे हो साहब, बोले कुछ नहीं कर रहे हैं साहब। तो बोले सगाई से पहले तो ये था वो था, अब क्या, तो घर में भी झगड़े शुरू हो गए, है ना, एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया। अरे भाई हम जॉइंट फैमिली में थे, पापा थे, हम लोग थे, भैया और छोटे भैया और थे, लेकिन वो होता है ना किसी को कि नहीं हमको तो हमारे पति की कम वो चाहिए, है ना, प्रॉब्लम शुरू। तो अगेन ये मेंटल टॉर्चर से निकले तो दूसरा मेंटल टॉर्चर शुरू हो गया, है ना। और वो थोड़ी हमारी गुस्सेल थी, आज इस दुनिया में नहीं है, सॉरी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरी भाभी जो है वो इस दुनिया। तो अब इधर फैमिली का प्रॉब्लम। फिर उन्होंने बोला कि हम तो ना यहाँ नहीं रहेंगे, हम तो कहीं और जाएंगे जहाँ आप जॉब करो। तो जॉब के लिए गए। अब चूँकि वो व्यक्ति जॉब के लिए बना ही नहीं था, है ना, वो बना ही नहीं था। हाँ, तो एक बेटी भी हो गई, अहमदाबाद में मरडिया केमिकल्स में काम कर रहे थे। आज अपन नाम सुनते हैं SAP, SAP, है ना। तो अहमदाबाद में कोई इंस्टीट्यूट था, मैं एक्चुअली ये वाला तो आप किताबों में पढ़ लोगे, मैं स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ कि, है ना, ये प्रैक्टिकल जो है ना, हाँ दिस इज़ केस स्टडी, है ना। तो ये तो थ्योरी में तो आप सब कुछ अपन, मैं अगर आपको मटेरियल भी दूंगी या गूगल पे कुछ कर लोगे, लेकिन जो हकीकत है वो मैं बताती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद में अहमदाबाद के अंदर इंस्टीट्यूट को ढूंढा, मैकेनिकल के थे, उनका जो फील्ड था वो मैकेनिकल का था, ठीक है। अब उस समय तो कंप्यूटर की ABCD भी नहीं आती थी, कंप्यूटर जस्ट आए ही थे, है ना, मतलब मैं बात करती हूँ 1998-99 की, जस्ट हमारी कंट्री के अंदर कंप्यूटर्स आई थे। उसके बाद में 2000 में YK2 आया, जिसमें ये था कि ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये भी डर था, चलो कोई नहीं, उन्होंने SAP का कोर्स किया, और ना उनके पास तो पैसा था नहीं,
सही है, जो पैसा था, क्योंकि हम सिटी में रहते थे, पुराने घर में रहते थे, अब शादी होनी है तो उसको थोड़ा रिनोवेट करवाया, तो जो पैसा मिला था उसका आधा पैसा तो रिनोवेशन में लग गया, है ना। तो अब पापा को फ़ोन किया, बोले पापा ऐसी ऐसी बात है, मुझे पैसे चाहिए। तो पापा ने तो बोला कोई बात नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि एक फादर को एक सन के ऊपर कितना भरोसा है, ट्रस्ट है। तो मतलब उस समय करीब 2 लाख रुपए चाहिए थे इन द ईयर ऑफ 98, बहुत होते थे। तो पापा ने बोला ठीक है मैं भेज देता हूँ। उन्होंने वो कोर्स किया 99 में अपना जयपुर के अंदर। अब देखिए अहमदाबाद से जयपुर आए, जयपुर में अपना जो रेजिडेंस था उसके नीचे ऑफिस था, उसमें सैप का ऑफिस क्या इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते थे। आप देखिए जहाँ से उन्होंने सीखा वहाँ से नॉलेज को ग्रैब किया और एक इंस्टीट्यूट खोल डाला, अगेन एंटरप्रेन्योरशिप, सही है। और स्टूडेंट्स आते थे और उनके द्वारा पढ़ाए गए जो स्टूडेंट्स है फॉरेन के अंदर जॉब कर रहे हैं सालों से। एक दो साल का कोर्स होता था और फीस भी 25,000 30,000 होती थी। और बॉम्बे में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, लेकिन जो क्वालिटी थी ना वो इनके पास थी। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो जुनून होता है ना कि खुद भी क्वालिटी बेस्ड होते हैं और दूसरों को भी क्वालिटी देते हैं। किया 2004-5 जयपुर में भी खोला और जोधपुर में भी खोल दिया। जोधपुर में भी स्टूडेंट्स आते थे और वो उनका आना जाना लगा रहता था। तो सालों तक उन्होंने पढ़ाया बच्चों को और बहुत सारे बच्चे निकले। उसके बाद में चूँकि इसमें भी क्योंकि हम कहते हैं आईटी सेक्टर में जो होता है वो चेंजेस फ्रीक्वेंटली होते हैं, तो आपको उसमें अपडेट होना पड़ता है। पानी पी के आ जाओ, ले लो पी लो पानी, अरे पी लो। आप और हम बराबर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चला, फिर उसके बाद में उन्होंने कंट्री टू कंट्री इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। कंपनीज़ में सैप का इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो प्रोजेक्ट आता था, 1.5 साल का प्रोजेक्ट करके वापस इंडिया आ जाते थे। और बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने नाइजीरिया, बांग्लादेश, बैंकॉक, मलेशिया और ये क्या बोलते हैं इधर सऊदी अरेबिया, वहाँ जाके अपना काम किया, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी भी जाते हैं, अभी वर्क फ्रॉम होम चलता है। तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जैसे वेल्सपन करके एक कंपनी है अहमदाबाद के अंदर, तो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया SAP का, लेकिन जिसने किया वो ढंग से नहीं किया तो इनको कॉल किया गया, तो उन्होंने उसको सॉर्ट आउट करके और फिर नाइजीरिया गए थे। अभी सिस्टम अप्लायंसेस प्रोग्राम ERP करके होता है, हाँ, पूरा का पूरा मैनेजमेंट आपके स्क्रीन पे होता है कि आपका मॉड्यूल्स होते हैं अलग अलग, फाइनेंशियल अलग होते हैं, प्रोडक्शन अलग होता है, मार्केटिंग अलग होता है। तो ये मॉड्यूल्स डिफरेंट मॉड्यूल्स की पहले तो जानकारी देते थे, फिर अब जाके खुद ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये इंस्टॉल करते हैं और उसको, ताकि वो कंपनी का हर चीज़ का जो मॉड्यूल है वो व्यक्ति जो मैनेजमेंट देखता है उसको पता लग जाता है कि मेरा माल कहाँ पे गया है, कितना गया है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं TQM, है ना, जिसमें 6 सिग्मास और ये सारे वर्क करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि किया उन्होंने और अभी उनका इम्प्लीमेंटेशन चलता है। अब जो पैसा आता है उसको भी इन्वेस्ट किया। तो नाउ ही इज़ इन उदयपुर, बिकॉज मेरी भाभी उदयपुर से थी तो उनको उदयपुर से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो भाई साहब ने बोला कि जहाँ तुम खुश वहाँ मैं खुश। मेरे पेरेंट्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उन्होंने कभी किसी को कुछ भी नहीं कहा, हमको भी कुछ नहीं कहा। तो बोले खुश रहो, हैप्पीनेस इज़ मस्ट। और आज की दुनिया के अंदर तो मस्ट हो गया। मैंने कल सुना मेरा कज़न भतीजा, ही इज़ 36 और उसको स्टंट लग गया। रिसेंटली हमारे यहाँ भी जोधपुर कॉलेज में रमेश भैया मैकेनिकल तो DG फेस्ट में अभी हम लोग मिले थे और अभी 2 दिन पहले पता लगा 42 इयर्स में इंस्टेंट लगा। यस, और स्टंट की बात छोड़ो, हाँ, मेरी भांजी, कज़न भांजी जो शादी में आई थी, 2 दिन शादी में रही और उसके हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टर हैं वहाँ पे और वो खुद फिजियोथेरेपिस्ट। मतलब आप देखिए, यहाँ से जाने के बाद इंदौर गई थी, शी वॉज़ वेरी हैप्पी और बहुत मतलब लगता ही नहीं था कि ये मतलब
कहीं स्ट्रेसफुल है या कुछ है। रात में हस्बैंड और बिटिया के साथ मूवी देख रहे थे, एकदम से तबीयत गड़बड़ हुई और हस्बैंड के कंधे पे सिर गया और वहीं पे जिंदगी का कुछ पता ही नहीं चलता। कोविड के साइड को यस 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 वैक्सीनेशन यस आप मतलब मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि आफ्टर वैक्सीनेशन जो बॉडी के अंदर जो वीकनेस आती है, जो मतलब प्रॉब्लम आपका फिजिकल प्रॉब्लम हो गया है ना। मैंने तो बूस्टर डोज भी नहीं लगवाया अभी, मैंने कहा लगाना ही नहीं है, ठीक है 2 हो गए बहुत है। तो उसको हमने महसूस किया है। और जिसको स्टंट लगा उसको कोविड हुआ था, बट घर पे ही उसका सब कुछ हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड नहीं था उस समय। जो भी हॉस्पिटल गया वो मरा, जो हॉस्पिटल नहीं गया वो बच गए। तो यहाँ पे भी पता नहीं, आई डोंट नो, मैं सरकार को या किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करती, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का खेल। अब जैसे अब कल बोले जो जयपुर में कोविड के केसेस आ गए, यार भी कोविड के केसेस तो आएंगे ही, आप उसको कोविड का नाम दे रहे हो क्योंकि वेदर चेंज हुआ है तो हमारा जो बॉडी है उसमें चेंजेस आएंगे। तो हल्का सा जुकाम खांसी हो गया, वो व्यक्ति जाएगा बोले आपको कोविड हो गया, तो किसने कहा कोविड हो गया, ये तो नॉर्मल है। उसको एक्स्ट्रा डोज दे देंगे अननेसेसरी बॉडी के अंदर यस 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 यस। और उस समय बॉडी को रैप कर दिया जाता था और पता ही नहीं कि वो व्यक्ति जो एकदम हेल्दी था पार्ट्स निकाल लिए और गए काम से। बिल्कुल तो जो साइकोलॉजी का बहुत फर्क पड़ा था, वो Yes. प्लेसिबो इफेक्ट होता है मेडिकल साइंस में, जो घबरा गया वो मर गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिन ब्रदर की बात करती हूँ वो उदयपुर में बीमार हुए, मतलब उनको 103 डिग्री बुखार और कमर में पेन और सिम्टम सारे वही थे, लेकिन उन्होंने बोला मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, ठीक है। माई मदर वॉज देयर और उनको अपनी मम्मी पे भरोसा था कि शी इज़ 80 बट स्टिल शी इज़ वर्किंग एट होम, मतलब काम नहीं छोड़ा हुआ है। तो उनको भी स्टंट लगा आफ्टर वैक्सीनेशन। एक ब्लॉक आया था, अचानक से तबीयत गड़बड़ हुई और गीतांजलि हॉस्पिटल में लगा उनको। अब घर में हम फ़ोन करके बोले मम्मी आप भैया के पास मत जाना बिकॉज आप हार्ट पेशेंट हो तो आपको प्रॉब्लम हो। बोले कुछ नहीं होना, अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो कुछ नहीं होएगा। उन्होंने उनको ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद में उनके इन लॉज जो आए बोले कि आप एक बार नवनीत साहब चलिए आपको ना टेस्ट करवा के, टेस्ट नेगेटिव आया। फिर भी वहाँ पे जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की जो सिचुएशन थी वो बोले कि नर्क के समान, बोले हॉस्पिटल नहीं जाना। वहाँ पे उन्होंने देखा, बोले मैं हॉस्पिटल में तो नहीं रुकूंगा। तो मेरी सिस्टर को फ़ोन किया, आई हैव ट्विन सिस्टर, तो उसके हस्बैंड हाई कोर्ट जज हैं जयपुर के अंदर। तो कॉल किया, बोले कि ना ऐसी ऐसी बात है, सिस्टर को बोला। तो उन्होंने अलग से एक ESI हॉस्पिटल में अरेंजमेंट करवा दिया। वहाँ पे वो रहे, 2 दिन रहे थे। फिर कोई हाई अप्रोच वाले व्यक्ति आ गए तो इनको वापस उस वार्ड में शिफ्ट किया जहाँ पे कोविड पेशेंट्स थे। तो रात को 2 बजे उठ के बोलते हैं कि डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बोला कि मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है और आई एम ओके, मैं मेरी गाड़ी ड्राइव करके मेरे घर चला जाऊंगा, मैं वहाँ अपने रूम से बाहर नहीं निकलूँगा, प्लीज़ मुझे डिस्चार्ज कर दो। कर दिया उन्होंने, हो गया काम। नहीं तो नहीं कोविड होते हुए भी वहाँ अगेन कोविड हो जाता। तो ये समझदारी उन्होंने दिखाई। घर आ गए, घर पे सब कुछ सही हुआ, नाउ इज़ ओके। उस समय तो उनको कोई वैक्सीनेशंस नहीं लगे थे और उन्होंने बोला मैं तो वैक्सीन लगवाऊंगा ही नहीं। जोधपुर आए तो केन कॉलेज में, अब उदयपुर बोले मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा। वो ऐसे हैं कि अगर हम लोग थोड़ा बूस्ट करते ना तो बोले हाँ ठीक है। फिर मम्मी पापा और भैया आए थे तो मैं तीनों को केन कॉलेज में शिविर लगा, वहाँ पे उनको वैक्सीनेशन करवाया। फिर पता चला कि प्रोजेक्ट आ गया बाहर का, अब बिना वैक्सीनेशन के आप तो फ्लाइट में ही नहीं चढ़ सकते, कम से कम 1 डोज तो होना ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे थैंक यू बोला, बोले यार ठीक है। फिर उदयपुर गए, उदयपुर में दूसरा लगाया। और नाइजीरिया में जाने से पहले 2 वैक्सीनेशन और करवाए। एक येलो फीवर का वैक्सीनेशन होता है और एक और वैक्सीनेशन होता है, तो वो भी ज़रूरी, उसके बिना भी आप जा नहीं सकते। तो जहाँ एक भी वैक्सीनेशन नहीं था वहाँ 4-4 वैक्सीनेशन करवाए। ठीक है, वो जोग था, संजोग था जाने का। और कहने का मतलब है तो ये जो फिज़िकल और मेंटल हम जो सिक हो गए हैं उसके कारण से भी कहीं न कहीं हम कमज़ोर हो रहे हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि दाल रोटी तो मिल रही है। बाद में हाँ नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे का जो हाँ नहीं, मैं आपको अपोज नहीं कर रही, मैं ये हाँ बिल्कुल। और चूंकि मैं बताती हूँ कि हमारी जो लाइफ है ना,
पहले होता था कि आफ्टर 70s आफ्टर 80s कोई ऐसी बीमारी होती, क्योंकि हमारी जो मशीन है वो ऑब्सोलेट होना शुरू हो जाती है। तो अब भी तो हम कहते हैं कि हमारी उम्र में या हमसे छोटे लोगों की भी कुछ पता नहीं कि आज हैं, आज यहाँ से गए और कल पता नहीं मेरा लेक्चर है, कल हूँ कि नहीं हूँ, है ना। तो अनसर्टेनिटी है, और ये अनसर्टेनिटी शुरू हो गई है। पता ही नहीं कि एज, कौन सी एज में हमको क्या कैंसर हो जाएगा, या हार्ट कोलेप्स हो जाएगा, या स्टंट लग जाएगा, या दूसरी बीमारियां हो जाएगी। इसको तो हम बहुत पहले कह चुके हैं कि क्षणभंगुर है तो मान लो इसको क्या, तो आप डर के करेंगे काम, क्षणभंगुर का है तो है, फिर भी काम तो रोक नहीं कोविड सकते। के बाद उसकी परसेंटेज बढ़ गई है। बढ़ गई है। नहीं, पर ऐसा मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ मैम, क्योंकि मेरे भी कई फ्रेंड्स थे, निगरानी में जॉब करता था, तो कोविड तो खैर आज 2-3 साल पहले। मोटिवेशन होना ज़रूरी है, और मोटिवेट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, घर की फैमिली मेम्बर्स करेंगे, और फ्रेंड्स करेंगे, है ना। और जैसा सर्कल होगा वैसा काम होगा। तो चूँकि इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम कैपिटल फॉर्मेशन, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन की भी बात करते हैं, और एक वर्ड आता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? उसको डिफाइन किया जाएगा कि हायर द HDI, हायर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हायर विल बी द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो ये HDI हायर कैसे होगा कि गवर्नमेंट जो है वह हेल्थ और एजुकेशन पे कितना खर्च करती है, और हम बहुत बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। हम अपनी टोटल ग्रोथ का कुछ परसेंटेज, कुछ ही गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करती है ना। वी ऑल आर टीचर्स, लेकिन इंडिया के अंदर टीचर्स की हालत देखी, और वहीं बाहर गाँव के अंदर इतनी ज़्यादा हालत खराब है। बिल्कुल। जो बेस है ना हमारा प्राइमरी स्कूल का, जो आगे जाके अपने इंडिया का यूथ को देगा, उनका बेस इतना कमज़ोर है कि वो छोटे छोटे बच्चे को पीने के पानी के लिए भी मोहताज है। इलेक्शन में जब गवर्नमेंट स्टेट हम लोग लड़ते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट लोगों के साथ पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, सड़कें नहीं हैं, वो फीमेल स्कूल टीचर्स हैं, वो किसकी लिफ्ट मांग के ऐसे करके अपने वहाँ पहुँचती हैं, कैसे पहुँचती हैं, बड़ा बहुत बुरा हाल कैसे करते हैं। वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है कि हर रीजन में या हर व्यक्ति के लिए एजुकेशन और हेल्थ, मींस गवर्नमेंट कितना उसमें रोल निभा रही है। अब चूंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया, और चूंकि हम कहते हैं कि अवर इकोनॉमी इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन तो है लेकिन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा। अभी मैडम जो दिल्ली सरकार जैसा भी कर रही है, जो वहाँ के लोगों से सुनते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा कि वो किस तरह के लोग करते हैं उससे, लेकिन जो वहाँ के लोग ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में अब प्रवेश बढ़ गया है, लोग वहाँ पर जाने के लिए, और वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक ऐसा ही हेल्थ पे भी काम हो रहा है। एम्स में चले जाए, एम्स में गया हूँ सभी जगह, दिल्ली भी, यहाँ भी, उनकी मैनेजमेंट बहुत शानदार, बहुत अच्छी है, एक्सेलेंट। तो जहाँ पे हम कहते हैं कि अगर एक हार्ट पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और एक वहाँ जाएगा, तो एम्स में खर्चा भी कम लगेगा प्लस आपका, तो इसीलिए व्यक्ति क्या कर रहा है, जा रहा है वहाँ पे। और आप जो स्कूल की बात करें, सरकारी स्कूल की बात, तो कहीं ना कहीं उसमें डेवलपमेंट हुआ है। दिल्ली में तो हुआ है, दिल्ली में तो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कितने फॉर्म्स आए हैं, और मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत है ना क्या आपका। है, जैसे अभी कह रहे थे कि सरकारी स्कूलों में करप्शन, आप करप्शन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। किसी सरकारी स्कूल में शायद सोर्स ऑफ इनकम जो है ना बहुत कम है, गवर्नमेंट ऐड देती है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऐड जो मिलता है वो सरकारी स्कूल के टीचर्स को तनख्वाह के रूप में मिलता है, स्कूल को बहुत कम मिलता है। आजकल उनको कह दिया जाता है कि आप मैनेज करें। प्राइवेट स्कूल्स वो वहाँ सोर्स ऑफ इनकम भी है, और वहाँ के स्टूडेंट्स अगर बाहर जाते हैं उनको वो कहते हैं कि कुछ करो, तो वो भी कर देते हैं, बड़ी हेल्प करते हैं। और वहाँ पे वहाँ की चाहे फीस हो, फीस तो चलो पेड सर्विस है, लेकिन जैसे वर्दी है या फिर किताबें हैं, वो भी वो सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता निकाल ले उन्होंने। तो उनका जो डेवलपमेंट है वो तो बन रहा है, और उसको हम प्रेज भी करते हैं। वो कहाँ तक न्यायिक? न्यायिक नहीं, न्यायिक तो तब है जब आप दोनों को एक स्तर पे लाओ, और उसके बाद देखो सरकार आज क्यों कोई भी, हम अपने बच्चों को
पढ़ाने के लिए तो कहते हैं प्राइवेट में पढ़ जाए, इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ थोड़ी सी सुविधाएं ज़्यादा, हमारे थोड़ा सा लगा के सोचते हैं हो जाए, लेकिन जब वो सर्विस करता है तो कहते हैं सरकारी लगेगी। क्यों? कुछ कैरेक्टरिस्टिक है उसमें, ऐसा नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं नहीं कर सकते हम। हाँ हाँ नहीं कर सकते। सरकारी ऑफिसर्स में सरकारी लोग लेक्चरर हैं, स्कूल टीचर्स हैं, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको हम चाहते हैं हमारे बच्चों में भी अचीव हो। वी पीपल, हाँ हम हैं, वी आर डूइंग। लेकिन हम इसको नहीं कह सकते। कहने का यही है कि वो जो दिल्ली में काम हुआ है रियल में उसकी तरफ, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था, कुछ परसेंटेज इम्प्रूव करने की जरूरत है सरकारों को। भारत में बहुत कम, 1 से 2% एजुकेशन पे खर्च किया जाता है, जबकि वेस्टर्न कंट्री में 5 से 7% ज़्यादा ही। और है तो वहाँ तो 20-22% होता है, बिल्कुल। हमारे यहाँ तो 5% भी नहीं होता। सही है। ये दोनों चीज़ें मिला करके फिर भी हम करते हैं, और हमारे कहाँ पे खर्च होता है? रोड्स पे, और उनका मैनेजमेंट राम मंदिर पे कोविड के कारण पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई, लेकिन आप मंदिर बना रहे हो बना रहे हैं। हैं?